गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। पिछली क्लासों में हमने BSc पार्ट थर्ड के अंदर चलने वाले पेपर थर्ड की यूनिट द्वितीय के बारे में बात की थी, जिसमें हमने संकरण के कॉन्सेप्ट की बात की थी। संकरण क्या होता है? किसी एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके अर्थात मिक्सिंग करके लगभग उतनी मिक्सिंग करके समान ऊर्जा के तथा उतनी ही संख्या में व समान आकार के नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें संकृत कक्षक कहते हैं। संकृत कक्षक में दिशात्मक गुण अधिक होते हैं, इसलिए वे प्रबल बंध बनाते हैं। संकृत कक्षक के लिए दो कंडीशन थी जो मिश्रित गुणांकों की गणना कर रहे थे। एक तो पहली कि वह नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए, पर सामान्यकृत होने चाहिए। दूसरा है ऑर्थोगोनल होने चाहिए, अर्थात दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, अर्थात ऑर्थो नॉर्मल। तो ये इसके लिए आवश्यक था, मिक्सिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए ये था। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में SP संकरण के बारे में बात की थी तथा SP संकृत कक्षकों के मिक्सिंग कोफिशिएंट की चर्चा की थी, जिसमें एक S व एक P कक्षक मिलकर नए दो SP संकृत कक्षक बनाते हैं, जो रेखीय रूप से एक लीनियर शेप में दोनों जुड़कर 180 डिग्री कोण पर जुड़ते हैं। उदाहरण लिया था हमने बेरिलियम क्लोराइड का, और उसमें जो दो नए संकृत कक्षक बन रहे थे उनके जो वेव फंक्शन थे ψ1 व ψ2, उनका मान हमने निकाला था। तो क्या मान इसका किया था हमने, तो उनका मान हमारे पास आया था ψ1 बराबर आया था 1/√2 ψs प्लस ψ2p, और ψ2 का मान था 1/√2 ψ2s माइनस ψ2p। तो ये हमने पिछली क्लास में मिक्सिंग कोफिशिएंट निकाला था, और आज हम ले रहे हैं sp2 संकृत कक्षक की चर्चा कर रहे हैं। sp2 संकरण में क्या होता है? एक परमाणु के एक S व दो P कक्षक मिलकर तीन नए sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं। ये तीनों संकृत कक्षक आपस में 120 डिग्री कोण बनाते हुए व्यवस्थित होकर समतलीय त्रिकोणीय संरचना बनाते हैं। उदाहरण के लिए बोरोन हाइड्राइड BH3, BCl3, CO2 एक्सेट्रा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ BH3 में। जैसे बोरोन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये परमाणु क्रमांक 5, तो 1s2 2s2 2p1। लेकिन जैसे बोरोन हाइड्राइड की बात करें, इसमें कितने बंध बन रहे हैं? सिग्मा 3 बन रहे हैं। तो इसका मतलब बोरोन उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो एक S में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा? P में, और उसके पास पर्याप्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बोरोन का अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s1 2px1 और 2py1 2pz यहाँ पर वैकेंट रहता है। अब आगे जैसे ये मिक्स होकर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक S और दो px लिया, और ये क्या है? py, इनका मिक्सिंग हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो ये एक sp2 है, ये दूसरा sp2 है, ये तीसरा sp2 है। तो ये x के अकॉर्डिंग और ये y ऐसे करके, अब इनके जैसे ये तीनों जब मिक्स एक जगह जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लेनर ट्राइगोनल अरेंजमेंट में ये क्या होंगे? अरेंज होंगे, और 120 डिग्री का इसमें क्या होगा? कोण होगा। तो ये शेप इसमें प्राप्त होती है। अब बात कर रहे हैं कि ये जो तीन नए sp2 संकृत कक्षक बने, इनके वेव फंक्शन क्या होंगे? देखो आप यहाँ पर कि इसमें देखो कौन सा भाग ले रहा है, 2s ले रहा है और 2px और 2py।
तो एस कक्षक से जुड़ा हुआ जो मिश्रण गुणांक है, मिक्सिंग कोफिशिएंट A1 होगा। और साई1 के लिए तो वेव फंक्शन जो एक sp2 संकरित कक्षक के लिए होगा, साई1 बराबर A1 साई2s प्लस B1 साई2p x प्लस C1 साई2p y। और जो दूसरा जो sp2 संकरित कक्षक है उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, साई2 बराबर A2 साई2s प्लस B2 साई2px प्लस C2 साई2p y। और जो तीसरा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसका वेव फंक्शन होगा साई3 बराबर A3 साई2s प्लस B3 साई2px प्लस C3 साई2p y। अब देखो आपके सामने तीन जो वेव फंक्शन है, अब इसमें क्या है, जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं उनके मान हमें निकालने होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो वही कंडीशन जो मैंने पहले बताई थी आपको कि हम एक एक पॉइंट पे इसमें चर्चा करेंगे। तो अब देखो जो एस कक्षक है उसका जो आवेश घनत्व है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों संकरित कक्षकों में समान रूप से वितरित हुई है, अतः डेंसिटी क्या होगी, A1 स्क्वायर प्लस बराबर A2 स्क्वायर बराबर A3 स्क्वायर बराबर क्या होगी 1/3, क्योंकि तीनों में ये क्या समान रूप से डिवाइड होगी, तो ये क्या आ गया 1/3। तो A1 और A2 और A3 का मान क्या आएगा 1/√3। तो ये इसमें फर्स्ट पॉइंट हम यही देखते हैं, एस कक्षक का आवेश घनत्व कितनों में डिवाइड हो रहा है, उसी हिसाब से इसकी जो A1 A2 A3 का मान आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले जो मिक्सिंग कोफिशिएंट A1 A2 A3 है, इनका मान हम निकालते हैं, किसी भी उसमें संकरित कक्षकों की बात करेंगे। तो अब दूसरी बात है कि माना कि जो साई1 जो है वेव फंक्शन वो किसकी तरफ है, एक्स अक्ष की तरफ है, तो एस कक्षक का इसमें योगदान क्या होगा, एस कक्षक का इसमें योगदान क्या रहेगा, 0 होगा। C1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एस कक्षक का इसमें योगदान क्या होगा 0 होगा, अर्थात C1 बराबर क्या होगा 0 होगा। पी वाई साई1 एक्स से तो एक्स पी वाई का इसमें योगदान क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा पी वाई। तो पी वाई का कक्षक का इसमें योगदान क्या होगा, कक्षक का इसमें योगदान 0 होगा, अर्थात C1 बराबर क्या आएगा 0। तो अब आप देखो कि यहाँ पर आगे हम इसका क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तीसरी जो कंडीशन आती है कि साई1 पर परसामान्यीकरण की शर्त लगाने पर, तो नॉर्मलाइजेशन की जो शर्त थी हमने पहले भी चर्चा की थी, इसमें देखो इंटीग्रेशन साई1 स्क्वायर डीटो बराबर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो साई1 है, साई1 क्या था हमारे पास A1 साई2s प्लस B1 साई2px प्लस C1 साई2py। तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर में जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है, जो ये वाली जो स्थिति आएगी, जैसे साई2s आ गया डीटो, तो उसका मान तो 1 हो जाता है। ऐसे ही साई2px आएगा, उसका मान 1 हो जाएगा, और साई2py जो आएगा एक जगह, तो वहाँ उनका मान 1 हो जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो कि साई2s 2px आ गया, साई s 2py आ गया, तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कंडीशन लागू होगी, वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो सेम वाले हैं वो तो ये बचे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और जो डिफरेंट वाले थे वो क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल कंडीशन लागू करेंगे तो वो 0 हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या निकल कर आया 1। तो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमने इस पर लागू कर दी। अब देखो जो साई1 जो वेव फंक्शन था वो किसकी तरफ था, एक्स अक्ष की तरफ था ना, तो इसमें पी का योगदान तो था नहीं। तो जो C1 है, इसलिए C1 का मान क्या है, यहाँ पर 0 था, तो C1 का मान 0 यहाँ रखने पर क्या बचा हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर 1। तो अब देखो यहाँ पर क्या था कि B1 हमारे पास A1 बराबर क्या है 1/√3 है, 1/√3 हो गया। तो B1 स्क्वायर बराबर क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा 2/3, और या इसको B1 बराबर लिखेंगे √2/3। तो आप यहाँ पर रख के देखें ना, जैसे A1 स्क्वायर का मान क्या है 1/3 है,
तो 1/3 यहाँ ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो कितना आएगा 2/3 और b1 बराबर क्या आ जाएगा √2/3। तो हमारे पास क्या क्या आ गया a1 a2 a3 और b1 आ गया। अब क्या करें, हमें b2 निकालना है और c2 c3 ये निकालना है। तो आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारे पास क्या था 3 पे कंडीशन आ गया और चौथी कंडीशन। अब जो दो कक्षक है ψ1 व ψ2 तथा ψ1 व ψ3 पर लांबिक शर्त लगाने पर, लांबिक शर्त का मतलब ऑर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन लगाएंगे। तो क्या किया हमने, देखो इंटीग्रेशन ψ1 ψ2 डीटो बराबर क्या आएगा 0 और ψ1 ψ3 डीटो बराबर 0। अब ψ1 जो वेव फंक्शन है और ψ2 है, इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और तो क्या हो जाएगा a1 a2 और जो सेम वाले आएंगे जैसे मान लो, तो वो इसमें आगे ये कंडीशन लागू करते जाएंगे और तो हमारे पास क्या आएगा निकल कर, देखो आप यहाँ पर जैसे ψ1 ψ2 का करेंगे तो क्या आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 और जो a1 a3 है a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 आ गया बराबर 0। और जहाँ ये सेम वाली कंडीशन तो है नहीं, तो अब आप देखिए यहाँ पर तो c1 का मान क्या था 0 था, तो यहाँ पर c1 से ये वाले पार्ट है ये क्या हो जाएंगे 0। तो क्या बचा हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 और दूसरा जो मान क्या बचा हमारे पास a1 a3 प्लस b1 b3 बराबर 0। अब देखो आप यहाँ पर इसमें जो b2 का मान निकालना है तो b2 का मान कैसे निकलेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस a1 a2 अपॉन b1। तो माइनस a1 a2 क्या था 1/√3 1/√3, तो ये तो क्या हो गया 1/3 हो गया और b1 क्या था √2/3। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो b2 का मान हमारे पास निकल कर आता है -1/√6। अब आप जैसे नेक्स्ट बात करें कि क्या आ गया हमारे पास b2 आ गया, अब b3 का मान निकालना, सेम b3 का मान भी यही आएगा। तो b3 बराबर माइनस a1 a3 अपॉन b1 बराबर माइनस वही सारी कंडीशन, तो ये मान रखेंगे a1 a3 का और b1 का। तो b3 बराबर क्या आएगा -1/√6। तो अब जिस हमारे पास क्या आ गया भाई a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब c1 का मान 0 था ही, तो हमारे पास अब क्या हमें क्या चाहिए अभी c2 और c3 के मान निकालते हैं। अब c2 और c3 के मान निकालने के लिए क्या करें, जो ψ2 है और ψ3 है उन दोनों पे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लागू करते हैं। अब ψ2 पर करते हैं पहले, तो वही कंडीशन पर सामान्य करने की क्या होगा इंटीग्रेशन ψ2 स्क्वायर डीटो बराबर 0। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जहाँ पर सेम आएगा जैसे ψ2s स्क्वायर डीटो तो वो तो 1 हो गया, और जो ψ2s या आगे देखें 2px है तो डिफरेंट वाले वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर बराबर 1। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे को क्या निकालना है c2 स्क्वायर का मान निकालना है ना, तो c2 स्क्वायर बराबर इसको इधर ले जाके घटा देते हैं तो -1 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब देखो a2 का मान क्या था हमारे पास, a2 का मान था 1/√3। तो a2 का 1/√3 है तो यहाँ पर क्या हमारे पास a2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 और प्लस b2 स्क्वायर का मान क्या था -1/√6 है ना, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या है 1/6। तो c2 स्क्वायर बराबर आया हमारे पास निकल कर 1/2 और 1/2 आया। तो आगे वाले देखें तो c2 बराबर क्या आ गया प्लस 1/√2। तो ये तो क्या है किसका मान आ गया c2 का। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे c3 का मान भी निकालेंगे। तो c3 का मान निकालने के लिए वही कंडीशन क्या लगाएंगे ψ3 पर परसामान्यकरण की शर्त लगाने पर। तो ये क्या कंडीशन है इसमें, तो वही ψ3 है इंटीग्रेशन ψ3 स्क्वायर डीटो बराबर 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारे पास जो सेम है जैसे ψ2s स्क्वायर आएगा या ψ2px स्क्वायर या ψ2py स्क्वायर, तो जहाँ सेम आ रहा है वहाँ तो 1 हो जाएगा, इसके अलावा जहाँ डिफरेंट आ रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर बराबर 1। तो अब देखो c3 स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो c3 स्क्वायर का मान निकालने के लिए इसको क्या करें इस वाले पार्ट को ले जाकर इसमें से घटा दें। तो c3 स्क्वायर बराबर 1 माइनस a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, तो c3 स्क्वायर बराबर 1 माइनस इसका मान क्या था a3 का 1/√3,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो 1/3, और B3 का मान क्या था -1/√6, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कुल मिलाकर ये हमारे पास मान आया 1/2, तो C3 बराबर आया ±1/√2। क्योंकि जो C2 और C3 अगर सेम ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइड 2 और साइड 3 का मान सेम आ जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए क्या करें, हम जो C3 का मान -1/√2 ले लेते हैं, जो आप नेक्स्ट में। अब क्या करें, हमारे पास देखो सबके मान निकल कर आ गए। किसके मान आ गए कि भाई A1 A2 A3 C1 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इन तीनों के जो 9 जो मिक्सिंग कोफिशिएंट थे उन सभी के मान हमारे पास निकल कर आ गए। तो अब क्या करें, इन सब के मान ले जाकर किस में रख दें, समीकरण 1 2 व 3 में ले जाके रखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कि साई1 बराबर, यहाँ पर क्या था A1 था तो 1/√3 आ गया यहाँ पर, तो साई 2s प्लस, अब क्या था यहाँ पर B1, तो B1 का मान क्या था √2/3, तो साई 2px। अब देखो यहाँ पर जो C1 था, C1 का क्या था मान 0 था, तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 वो आ जाएगा, क्योंकि साई 1 का क्या है x अक्ष में है, तो py का इसमें कोई योगदान नहीं है, और s अक्ष क्या होता है, राउंड शेप का होता है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया इसमें A1 और B1 के मान इसमें रखे, तो साई 1 जो वेव फंक्शन है उसका मान क्या आ गया हमारे पास निकल कर, साई 1 बराबर 1/√3 साई 2s प्लस √2/3 साई 2px। तो ये समीकरण हमारे पास 4 आ गया। अब देखें जो साई 2 निकालने के लिए क्या करें, A2 का मान कितना था 1/√3 था, और B2 का मान क्या था -1/√6, तो ये रख दिया 2px प्लस। और अब देखिए आप यहाँ पे C2 का क्या मान था 1/√2, तो साई 2py, तो जो साई 2 किसका, जो दूसरे sp2 संकृत कक्षक है उसका वेव फंक्शन निकल कर हमारे पास आ गया। और साई 3 के में क्या करें, यहाँ पर क्या था A3 था और यहाँ B3 था और यहाँ C3, तो A3 का मान कितना है 1/√3, तो 1/√3 साई 2s माइनस B3 का मान कितना था -1/√6, तो -1/√6 यहाँ आ गया साई 2px, और माइनस यहाँ पर क्या था C3 का मान था जो हमने डिफरेंट लिया था उससे, क्योंकि ये दोनों अगर प्लस ले लेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो इससे बचने के लिए इसको माइनस ले लेते हैं, तो 1/√2 साई 2py। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सारे जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं इनके मान निकल कर आ गए, और इनका मान हम इसमें ले जाके समीकरण में रख देते हैं। तो आज हमने sp2 संकृत कक्षकों की बात की है और उनके मिश्रण गुणांकों की बात की है। धन्यवाद।